नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाटिया आश्रम जो पटवारी शेड्यूल टेस्ट नंबर 6 की बात करेंगे। उससे पहले हमने 5 शेड्यूल टेस्ट पेपर पे बात कर ली है पहले, और सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है या अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और आज ये जो शेड्यूल पेपर नंबर है वो छठा शेड्यूल पेपर है। और उसके अलावा डेली जो बड़े पेपर होते थे 12-15 दिनों में, वो भी एक पेपर हुआ है वो प्रोवाइड करवा दिया गया टेलीग्राम चैनल पर। तो आप इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पर जाकर उजाला क्लासेज के नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए। और यदि आप यूट्यूब पर पहली बार आए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज भाटिया आश्रम में जो होने वाली पटवारी के अलावा आरएस के भी पेपर और कांस्टेबल और रीट के भी पेपर डेली प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। रीट लेवल फर्स्ट के और लेवल 2 के डेली जो भी शेड्यूल पेपर हो रहे हैं वो रीट के भी पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। चलो तो आज के टेस्ट पेपर शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ के बारे में बात की है, और इसमें अभी आज ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो आप जल्दी से आंसर बताइए। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, तो इसका सही आंसर है बी, गलता जी, जयपुर। द्वैताद्वैतवाद दर्शन किस संप्रदाय से संबंधित है? द्वैताद्वैत जो दर्शन है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दूसरे का सही आंसर है डी, निम्बारक संप्रदाय संबंधित। प्रश्न नंबर 3, गौड़ीय या ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है? गौड़ीय या ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो तीसरे का जो सही आंसर है वो बी, वल्लभाचार्य है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस स्थान पर रामसनी संप्रदाय की शाखा नहीं है? तो रामसनी संप्रदाय की 4 शाखाएं, तो किस स्थान पर वो शाखा नहीं है? तो वो दांतड़ा भीलवाड़ा में नहीं है। वो दांतड़ा भीलवाड़ा की जगह यहाँ वो चौथी शाखा है वो नागौर के मेड़ता के पास में रहने है, वहाँ पर स्थित है। और प्रश्न नंबर 5, जाम्बोजी से संबंधित किस वस्तु की पूजा पीपासर में की जाती है? तो जाम्बोजी से संबंधित खड़ाऊ की पीपासर में पूजा की जाती है। और प्रश्न नंबर 6, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है? तो अग्नि नृत्य जशनाती संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। और प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कर्तव्य का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा डी, आर्टिकल 320 में कर्तव्य का उल्लेख है। जबकि लोक सेवा आयोग के बारे में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 315 है, और ये भाग 14 में स्थित है। भाग 14 क्या है? भाग 14 के अंदर ये बात कर रखी है कि संघ तथा राज्यों के अधीन जो भी सेवाएं हैं वो भाग 14 के अंदर बात कर रखी है। तो भाग 14 के अंदर आर्टिकल 308 से आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 तक शामिल होते हैं। उसके अंदर ही 315 पर जो ये लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो इनके कर्तव्य का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 320 में। प्रश्न नंबर 8, लोक सेवा आयोग की सांगठनिक संरचना को कितने संभागों में बांटा गया है? तो 8वें का जल्दी से आंसर दीजिए। तो लोक सेवा आयोग के सांगठनिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया, कितने संभागों में बांटा गया है? तो 8वें का जो सही आंसर है वो बी है, 6। प्रश्न नंबर 9, कौन सा संभाग लोक सेवा आयोग से वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करवाता है? कौन सा संभाग है जो लोक सेवा आयोग से वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करवाता है? तो प्रश्न नंबर 9 है, उसका सही आंसर है सी, शोध संभाग। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिश पर राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, ID दुआ। प्रश्न नंबर 11, राज्य निर्वाचन आयुक्त के को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? राज्य निर्वाचन आयोग को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होगा डी, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 12, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अधिकतम उम्र कितनी वर्ष है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अधिकतम उम्र है वो कितने वर्ष है? तो इसका जो 12वें का आंसर होगा वो होगा डी, निर्धारित नहीं की गई है। ध्यान दे, इसने अधिकतम उम्र की
बात की है, न्यूनतम उम्र की बात नहीं की है, वो 25 वर्ष है, लेकिन जो अधिकतम उम्र की बात की गई है वो है डी, निर्धारित नहीं की गई है। प्रश्न नंबर 13 है, तो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता, इसका सही आंसर है बी, प्रधानमंत्री। कैबिनेट है तो कैबिनेट का मुख्य होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उनकी बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करता है। प्रश्न नंबर 14 है, अनुच्छेद 352 के तहत घोषित आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ाया सकता है? तो 352 के तहत यदि आपातकाल लगता है तो उसमें लोकसभा का कार्यकाल एक बार के लिए 1 साल बढ़ाया जाता है, अर्थात 12 महीने बढ़ाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा सी। साधारण विधेयक को दूसरा सदन कितने समय तक रोक सकता है? साधारण विधेयक को बात की गई है और दूसरा सदन, तो उसको दूसरा सदन 6 माह के लिए रोक सकता है। धन विधेयक की बात करें तो 14 दिन रोक सकता है, और साधारण विधेयक की बात करें तो 6 महीने तक रोक सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो, इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा का कार्यकाल की बात गई है, न कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, लेकिन इनने राज्यसभा के कार्यकाल की बात की है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यदि अगर सदस्य की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। पॉलिटी में शब्दों का बड़ा महत्व है और इसमें शब्दों पे ध्यान देना जरूरी है। और प्रश्न नंबर 17, भारत में सरकार का प्रमुख होता है, भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो जो सरकार का प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री होता है, जो भारत में सरकार का प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो 18वें का जो सही आंसर है वो है सी, 75(1) के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। यदि देखो बात करें तो आर्टिकल 74(1) की बात करें तो उसके अंदर ये कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी, और आर्टिकल 74(2) के अंदर बात की गई है कि मंत्रिपरिषद है जो राष्ट्रपति को सलाह देगी, और ये सलाह है जो गोपनीय रखी जाएगी। तो 74 में एक मंत्रिपरिषद होगी, 74(2) में जो सलाह दी जाएगी वो सलाह गोपनीय रखी जाएगी। अब इसने बात की है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात है ना, तो वो 75(1) के तहत की जाती है। 75(1) के तहत जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है हमेशा, और उसके मंत्रियों को भी नियुक्त करता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। और उसके बाद में जो 75(2) में ये बात कही गई है कि पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। जो 75(1) के अंदर तो ये नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, 75(2) के अंदर कहा गया है कि ये जो पद पर रहेंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहेंगे। 75(3) में बात की गई है कि सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। ये 75(3) में बात कर रखी है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से अगर बात करें तो वो लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से बात करें तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। और फिर 75(4) में लोकसभा की जो मतलब वो मंत्रियों की संख्या होगी तो वो लोकसभा सदस्य की 15% होती है, और ये 91वें संविधान संशोधन 2003 में लागू किया गया था। तो मंत्रियों की संख्या निर्धारित के लिए जो 91वें संविधान संशोधन 2003 हुआ था उसके बारे में बात की गई है 75(4) में, जो लोकसभा की सदस्य संख्या की 15% होती है। और 75(5) में बात की गई है कि कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी सदन का बिना सदस्य रहे मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है 6 माह तक, 6 माह बिना सदन का सदस्य रहे वो बन सकता है। ये 75(5) में बात कर रखी है। और 75(6) के अंदर मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में बात कर रखी है। तो 74 के अंदर 2 है, 74(1) और 74(2), जबकि 75 के अंदर 6 है। ये सभी महत्वपूर्ण है और ये याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख 19 में सही आंसर होगा, अभी बात किए थे 74 में। प्रश्न नंबर 20, भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किस प्रधानमंत्री को कहा जाता है? भारत में आर्थिक सुधारों का जनक है वो पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है, जबकि उस समय प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो वित्त मंत्री थे, और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। 1991 में जो LPG लागू हुई थी उस समय की बात है। प्रश्न नंबर 21, कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? तो कीर्ति कौमुदी का लेखक है वो है सोमेश्वर।
प्रश्न नंबर 22, खजुराहो व उड़ीसा के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो खजुराहो व उड़ीसा के मंदिर है वो नागर शैली में बने हुए हैं। खजुराहो जो मंदिर है वो मंदिर और उड़ीसा के जो मंदिर है, खजुराहो और उड़ीसा दोनों के मंदिर नागर शैली में बने गए हैं। प्रश्न नंबर 23, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और प्रश्न नंबर 24, पर्यावरण को लेकर स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था स्वीडन में, वो आयोजित हुआ था 1972 में। 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, स्वीडन की राजधानी। तो ये हो गया डी। प्रश्न नंबर 25, 1903 में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानते हैं? तो 1903 में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था जिसके बारे में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बारे में हम जानते हैं? तो जो 25वें का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जे थॉमसन। प्रश्न नंबर 26, उस परमाणु का नाम बताइए, उस परमाणु का नाम बताइए जिसमें न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। उस परमाणु का नाम बताइए जिसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो वो होता है बी, हाइड्रोजन है, जिसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 27 है, परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है? परमाणु का कौन सा मॉडल है जो क्रिसमस पुडिंग के समान है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, थॉमसन का मॉडल है वो क्रिसमस पुडिंग के समान है। प्रश्न नंबर 28, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या है, इसका सही आंसर है 13। तीसरी संख्या आ जाएगी 13। प्रश्न नंबर 29, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 है, 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71 पड़ रहा है, तो छात्र व छात्राओं का औसत अनुपात कितना है? जो 29वें का सही आंसर आ जाएगा ए, 3:2। मैथ्स के प्रश्न है, आंसर मैं बता देता हूँ, आप इसको इजी प्रश्न है, आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करना। आंसर मैं आपके सबको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 30 है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या को छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है? तो 30वें का सही आंसर हो जाएगा बी, 26। 31वां प्रश्न है, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 है तो मध्य की संख्या क्या होगी? तो 31वें का जो सही आंसर है वो है 27। प्रश्न नंबर 32, रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम क्या है? तो जो रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सा डिवाइस आउटपुट नहीं है? इसमें से कौन सा डिवाइस है जो आउटपुट नहीं है? तो 33वें का सही आंसर है कीबोर्ड। प्रश्न नंबर 34, आउटपुट डिवाइस सूचनाओं व परिणामों को किस रूप में प्रदान करते हैं? तो प्रश्न नंबर 34 है, जो इसका सही आंसर है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में प्रोवाइड करते हैं। आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 35, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस की बात की गई है 35 में, तो सुशासन दिवस मनाया जाता है ए, 25 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 36, भारत की क्विक रिएक्शन मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? क्विक रिएक्शन जो परीक्षण मिसाइल किया गया था उसका चांदीपुर में किया गया था। प्रश्न नंबर 27, भारत सरकार ने कब तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा? ये करंट के सवाल है, तो फरवरी की क्रोनोलॉजी से आए हुए प्रश्न है। तो इसका जो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था वो 2030 तक रखा गया है। प्रश्न नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? तो जो अभी आपको पता है 126वां संविधान संशोधन विधेयक आया था, 126वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आए थे, उसके तहत SC/ST के जो विधानसभा में उसके तहत बात की गई है, विधानसभा और लोकसभा में जो आरक्षण की बात की गई है वो 25 जनवरी 2020 को ख़त्म हो रहा था, तो उसको अभी 10 साल के लिए बढ़ा दिया, तो 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया। तो उसके बढ़ाने की जो व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 334 ए के तहत की गई है। इसका सही आंसर हो जाए बी। और ये जो संविधान संशोधन विधेयक था वो 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये आपको याद रखना है। और जब ये पारित हो गया तो 104वां संविधान संशोधन हुआ था। तो 104वें संविधान संशोधन के तहत SC/ST के आरक्षण में जो एक तो वृद्धि की गई थी 10 सालों के लिए, और एक खास बात है कि जो एंग्लो इंडियन, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे वो अब से मनोनीत नहीं होंगे। तो एंग्लो इंडियन जो मनोनीत वाली प्रथा थी, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, वो अब समाप्त हो गई है। अब एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होंगे। 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, 104वां संविधान संशोधन था, तो वो अभी मनोनीत नहीं होंगे। एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? एंग्लो इंडियन की जो परिभाषा दे रखी है वो आर्टिकल 366 के अंदर दे रखी है, जिसके तहत माता भारतीय होनी चाहिए और पिता यूरोपीय या अंग्रेज होना चाहिए, वो एंग्लो इंडियन
होते हैं। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 पे। तो 39वां प्रश्न है, ब्यूटीफुल का एंटोनियम है। ब्यूटीफुल का एंटोनियम की बात की गई है, एंटोनियम पूछा है ब्यूटीफुल का, तो इसका जो सही आंसर है सी अगली हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, मॉडर्न का एंटोनियम की बात की गई है, मॉडर्न का एंटोनियम हो गया, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा डी एनिशिएंट, मॉडर्न आधुनिक, एनिशिएंट प्राचीन। प्रश्न नंबर 41, प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 41वें का सही आंसर होगा सी, प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है। 42वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 42वां सवाल है जिसमें सही आंसर हो जाएगा बी, खटिया में ई अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी अनुजा, छात्रा, श्रुता में अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 43, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो अश्व का पर्यायवाची है वो इसमें 43वें में हरिल है, जो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सैंधव, घोटक, तुरंग, है, हरि, ये सब अश्व के पर्यायवाची है। और प्रश्न नंबर 44, निम्न विलोम शब्दों में गलत कौन सा है। तो ये विलोम शब्द दे रखे हैं, इसमें गलत युग्म बताना है। तो जो 44 होगा, देखिए, समूह का विमुख सही है, सूक्ष्म का स्थूल सही है, जरा का शैशव सही है, निर्मम का निर्दयी ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 45, अतुल शब्द से अभिप्राय है। अतुल शब्द से अभिप्राय क्या होगा, तो अतुल शब्द का अभिप्राय होगा जिससे तुलना न हो, जिससे तोला नहीं जा सके, जिससे तोड़ा नहीं जा सके, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो जिससे तुलना न हो वो अतुल होता है। प्रश्न नंबर 46, सबसे पहले गिना जाने वाला, तो सबसे पहले गिना जाने वाला होता है अग्रगण्य। अग्रगण्य है जो सबसे पहला गिना जाता है। जो इंद्रिय द्वारा नहीं जाना जा सके वो अगोचर होता है। जो पहले जन्म लेता है वो अग्रज होता है, और जो बाद में जन्म लेता है वो अनुज होता है। और अगम्य होता है जहाँ पर गमन नहीं किया जा सके, वो होता है अगम्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया अग्रगण्य, जो पहले गिना जाने वाला हो। प्रश्न नंबर 7, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी है। तो जो 7वें का सही आंसर है, सॉरी 47वें का सही आंसर है वो है डी, प्रियदर्शिनी। तो जो इसका जो शुद्ध शब्द आ जाएगा वो प्रिय, ये ई की मात्रा से पर ई की मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा, तो वो इसने नहीं दी है, इसलिए ये अशुद्ध शब्द हो गया। प्रश्न नंबर 48, उत्साहित होना हेतु उपयुक्त मुहावरा है। तो प्रश्न नंबर 48 का जो सही आंसर है इसका सही आएगा ए, छाती ठोकना। और प्रश्न नंबर 49, भई गति साप छछुंदर जैसी लोकोक्ति का अर्थ है। भई गति साप छछुंदर जैसी, तो 48वें का 49वें का सही आंसर है बी, द्विधा में पढ़ना। भई गति साप छछुंदर जैसी, इसका लोकोक्ति का सही आंसर है द्विधा में पढ़ना। प्रश्न नंबर 50 आज का अंतिम प्रश्न है, और निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो पिता ने मुझको कहा, तो ये गलत है, पिता ने मुझसे कहा आएगा। नदी पार हो गई, तो ये गलत है, नदी पार कर ली गई। और क्योंकि वह मोटा है अंतः वह धीरे चलता है, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है वो ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये थे आज के जो 50 प्रश्न थे, वो आज 50% डिस्कस किए। इसके अंदर सभी सब्जेक्ट के प्रश्न थे लगभग, और ये जो पेपर था शेड्यूल टेस्ट पेपर था 31 जनवरी का था। और हमारे अगर सीरीज के हिसाब से देखें तो हमारे ये 6ठा शेड्यूल पेपर था, उससे पहले हमने 5 शेड्यूल पेपर करवा दिए। इसके अंदर राजस्थान कल्चर से भी प्रश्न थे, और राजस्थान पॉलिटिक्स से भी प्रश्न थे, और इंडियन पॉलिटिक्स से भी प्रश्न थे, और इसके अलावा करंट से भी प्रश्न थे, साइंस के भी प्रश्न थे, इंग्लिश के भी प्रश्न थे, और हिंदी के भी प्रश्न थे, हिस्ट्री के भी प्रश्न थे। कुल मिला के इसके अंदर सभी सब्जेक्ट के प्रश्न थे, मैथ्स के भी प्रश्न थे। तो ये बड़ा शानदार पेपर था। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके इस 50 में से कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक आप नीचे दी गई है। बाकी आप टेलीग्राम पे जाकर @उजाला क्लासेज या उजाला ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही।